अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन सू मोयो को देखते हैं और इस जगह में सू मोयो पिछले 10 सालों से कैद है। और अब यहाँ सू मोयो की कजन जीजी आती है जो कि मोयो के चाचा की बेटी है। जीजी और उसकी माँ ने ही सू मोयो को यहाँ पिछले 10 सालों से कैद करके रखा है और मोयो बोल नहीं सकती, वो गूंगी है क्योंकि 10 साल पहले इसकी चाची ने इसे गूंगी होने की दवा खिला दी थी। और आज जीजी सू मोयो को उस कैद में से निकाल कर ले आ रही होती है क्योंकि ये और इसकी माँ सू मोयो की शादी मिस्टर फैंग से कराने वाले हैं। और मिस्टर फैंग जीजी की माँ यानी कि नैन्सी का कजन ब्रदर है और मिस्टर फैंग मोयो से उससे शादी करना चाहता है क्योंकि मोयो की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ की जैसी है। और ऐसा क्यों है ये सस्पेंस हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। और इन दोनों ने सू मोयो के पैर में करंट वाला लॉक लगा के रखा है और जीजी सू मोयो से कह रही होती है, अगर तूने भागने की कोशिश की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तू जानती है ना हम तेरे संग क्या करेंगे। और अब जाओ और कल की एंगेजमेंट पार्टी के लिए खुद को अच्छे से क्लीन करो। और अब मोयो कह रही होती है, 10 साल पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और सारी प्रॉपर्टी हथिया ली, मुझे 10 साल तक कैद करके रखा और अब मुझे तुम लोगों से एक एक बात का हिसाब क्लियर करना है। और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग आज तक मुझे इस लॉक के थ्रू कंट्रोल करते आए हो? अभी तुम लोग मुझे जानते ही नहीं हो। और अब मोयो अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होकर एक क्लब में आती है। और ये है हमारा हीरो फैंग जी जो कि सिटी की सबसे रिच आदमी का बेटा है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम। और इसीलिए लड़कियां हमेशा इसे इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं और इसे लुभाने के लिए एक लड़की इसके पास आती है और फिर फैंग जी अपना हाथ उसके पास ले जाता है और उसके कपड़ों में छुपा कैमरा निकाल लेता है और उससे कहता है, मुझे फेक हीरो से नफरत है। और मोयो भी इनको देख रही होती है और अब इसे सिड्यूस करने के लिए मोयो उसके पास आती है और इशारा करते हुए डायरेक्ट बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। और फैंग जी कहता है, मुझे किसी भी गूंगे इंसान में इंटरेस्ट नहीं है। मगर मोयो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और फिर उसको सिड्यूस करने लगती है। और अब ये दोनों रूम में होते हैं और बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फैंग जी मोयो पर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा था, इसीलिए मोयो उससे कह रही होती है धीरे। और फैंग जी कहता है, तुम्हारा मतलब और तेज। और फिर और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और अब मोयो उसे बोल देती है स्लोली। और मोयो की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है, तुम बोल सकती हो, क्योंकि मोयो गूंगी नहीं है। और गूंगी बनकर वो इन दोनों माँ बेटी को ठिकाने लगाना चाहती है। और अब सुबह होती है और ये दोनों माँ बेटी मोयो को पूरे होटल में ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो अपने रूम में नहीं थी। और अब फैंग जी मोयो से उसका नाम पूछ रहा होता है और मोयो कह रही होती है, रात गई बात गई, नाम जानकर क्या करना है। और फैंग जी कहता है, मेरे साथ सोने के बाद तुम भाग जाना चाहती हो। और फिर मोयो उसके पास जाकर कहती है, कल रात की तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी और ये रहा उसका रिवॉर्ड। और फिर फैंग जी इसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है और ये कहती है, मुझे तुम्हारे साथ दोबारा सोने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और अब मोयो जा रही होती है और फैंग जी का सेक्रेटरी उसे कह रहा होता है, बॉस आज से पहले आप किसी भी औरत को अपने बेड पर नहीं ले गए, मैं आपके लिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। और फैंग जी कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आज रात तक चाहिए। और अब इन दोनों माँ बेटी को मोयो फ्लोर पर पड़ी मिलती है और उसके पास जाकर उसके हाथ को अपने पैर से मसलने लगते हैं और गाली देकर कहते हैं, बिच तू इतनी सुबह कहाँ चली गई थी, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। और मासूम बनते हुए मोयो कहती है, मैं वॉशरूम गई थी, वो रास्ता भूल गई। और जीजी कहती है, झूठ मत बोल, वॉशरूम तो तेरे कमरे में ही है, तू जरूर मर्दों को सड्यूस कर रही होगी। और नैन्सी कहती, जैसी माँ वैसी बेटी बिच। और जीजी मोयो के गाल में थप्पड़ लगा देती है और नैन्सी उसे रोकती है, उससे कहती है, इसके चेहरे पर मत मारो, हमें इसी की तो कीमत मिलने वाली है। और अब एंगेजमेंट पार्टी होती है और ये मिस्टर फैंग नैन्सी का कजन और इसी के संग आज मोयो की सगाई होने वाली है। और अब यहाँ मोयो आती है और मिस्टर फैंग की नजर मोयो के ऊपर ही टिक जाती है और फिर इसकी नजर मोयो के गाल पर जाती है जिस पर उंगलियों के निशान थे और ये उससे पूछता है, तुम्हें किसने मारा। और जीजी और नैन्सी की तरफ देखने लगता है। इतने में ही जानबूझकर मोयो कहने लगती है, नहीं मेरी सिस्टर ने कुछ नहीं किया, ये मेरी ही गलती है। और जीजी पूरी तरह घबरा जाती है और इससे पहले वो कुछ बोलती उसका अंकल कहता है, मुझे सबके साथ फेयर रहना पसंद है, अब तुम ये बताओ तुमने किस हाथ से मोयो को मारा है। और अब डर के मारे जीजी अपना हाथ आगे कर देती है और फैंग उसे पनिश करने के लिए मोमबत्ती उठाता है। तभी नैन्सी बीच में आ जाती है और कहने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है, हमने इसे छुआ भी नहीं है। मगर मिस्टर फैंग इसके गाल में चांटा लगा देता है और इससे कहता है, जब मैं किसी को लेसन सिखा रहा हूँ उसकी गलती के लिए तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो। और फिर जीजी की हाथ पर जलता हुआ मोम डाल देता है और मोयो ने खुद को ही चांटे मार मार कर अपने गाल पर निशान बनाए थे और अपने मन में कह रही होती, ये तो सब शुरुआत है, वेलकम टू द हेल। और फिर बड़े ही प्यार से मिस्टर फैंग मोयो से कहता है, मैंने तुम्हारी शादी के जोड़े के लिए हांगकांग की सबसे महंगी ड्रेस ऑर्डर की है। और फिर ये उसे अपने बेटे से मिलवाता है और जैसे ही मोयो उसके बेटे को देखती है उसकी आंखें खटी रह जाती हैं और अपनी सौतेली माँ को देखकर सौतेली बेटी की भी आंखें खटी रह जाती हैं। और बाकी आप लोग समझदार हैं। और अब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और मिस्टर फैंग फैंग जी से कहता है, तुम दोनों एक ही एज के हो और अब से तुम अपने स्टेप मदर को अपनी सगी माँ की तरह ही प्रोटेक्ट करोगे। और फैंग जी कहता है, बिल्कुल डैड, लेकिन क्या नई माँ मुझे भी अपने बेटे की तरह मानेगी। और फिर मिस्टर फैंग मोयो से कहता है और मोयो हाँ में सर हिलाती है और एक्सेप्ट करते हुए वाइन का ग्लास हाथ में उठा लेती है। और वाइन पीते हुए फैंग जी मोयो को परेशान कर रहा होता है, टीज कर रहा होता है और मोयो परेशान हो जाती है और इसी चक्कर में मोयो की वाइन फैल जाती है। और फैंग जी जानबूझकर जल्दी से कहता है, मिसेस फैंग क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मोयो खुद को क्लीन करने चली जाती है और उसके जाते ही फैंग जी भी बहाना करके वहां से निकल जाता है
और फिर नैन्सी मिस्टर फैंग से कह रही होती है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था अगर मैं आपकी शादी इससे कराऊंगी तो आप मुझे बहुत ही महंगी डायमंड रिंग देंगे। और मिस्टर फैंग कहता है, चिंता मत करो, घर पहुंचे तो मैं तुम्हारी चीज मिल जाएगी। और फिर नैन्सी मिस्टर फैंग से कहती है, आपको सिर्फ इसके संग एंजॉय ही करना है ना, तो आपको इससे शादी करने की क्या जरूरत है, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं बिना शादी के। और मिस्टर फैंग कहता है, मुझे सिर्फ उसके चेहरे से मतलब है और मुझे उसके चेहरे को ही अपने पास रखना है। और फिर नैन्सी धीरे से कहती है, अगर उसे पता चल गया 10 साल पहले उसकी माँ को हमने ही मारा था तब क्या होगा। और मिस्टर फैंग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, उसको कभी भी सच पता नहीं चलेगा। और अभी दोनों वॉशरूम के अंदर होते हैं और मोयो फैंग जी से कह रही होती है, अगर तुम चाहते क्या हो। और फैंग जी कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम क्या चाहती हो। पहली बार तुम मुझसे गूंगी बनकर मिली, मुझे सेड्यूस किया, और दूसरी मुलाकात में मिसेस फैंग बन रही हो। और इतना महंगा ब्रेसलेट एक आम इंसान के पास नहीं हो सकता। अगर तुम हो कौन, तुम्हारी असली पहचान क्या है। और फिर फैंग जी को सेड्यूस करते हुए मोयो कहती है, लगता है मिस्टर फैंग मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और तुम चाहो तो सबसे छुपाकर हम अपना सीक्रेट अफेयर रख सकते हैं। और अब इसकी बातें सुनकर फैंग इसको दबोच लेता है और इससे कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। और फिर मोयो इसे अपनी और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देती है और ये कहता है, पहली बार में तुमने मेरा वीडियो बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला, तुम तो बहुत चालाक हो। और फिर मोयो कहती है, लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं कि जो औरत जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है धोखे की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और फिर फैंग जी कहता है, इस वीडियो में एक खूबसूरत औरत भी शामिल है। और मोयो कहती है, लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। और अब फैंग जी थोड़ा छिड़ जाता है और मोयो का गला पकड़ लेता है, मगर तभी बाहर से जीजी आवाज देने लगती है। और जैसे ही जीजी दरवाजा खुलकर अंदर आती है, यहाँ का सीन चेंज हो चुका था। और ये सब कुछ देखकर जीजी कहती है, दाग साफ करने के बहाने तुम मेरे कजन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और मोयो के ऊपर हाथ उठा देती है, मगर फैंग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, किसी से भी सेड्यूस होने की जरूरत नहीं है। और फैंग जी के ऐसा करने की वजह से जीजी का मुंह उतर जाता है। और अभी तीनों हॉल में आ रहे होते हैं और जीजी अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए जानबूझकर मोयो को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से मोयो गिरने वाली थी, लेकिन तभी फैंग जी उसको संभाल लेता है। और ये देखकर नैन्सी मोयो से कहती है, तुम्हारी सगाई मेरे भाई से हो गई है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी आदतें नहीं बदली। और जीजी से लॉक का रिमोट कंट्रोल मांगती है और मिस्टर फैंग से कहती है, इसे कंट्रोल रखने के लिए लेसन सिखाना जरूरी है। और इन सब की बातें सुनकर फैंग जी मोयो के पैर के लॉक को देखता है, लेकिन अभी उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। और मिस्टर फैंग कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है। और लॉक की वजह से मोयो के पैर में पेन हो रहा था और वो कह रही होती है, ये दर्द हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि मुझे इन सबसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना है। और फैंग जी आता है और फैंग जी को देखकर मोयो थोड़ा शौक हो जाती और उससे कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर फैंग जी उससे कहता है, तुम भूल रही हो कि तुम मेरे ही घर में हो। और उसे अपनी गोद में उठाकर लाकर बेड में बैठा देता है और फिर उसके पैर का लॉक खोलता है और लॉक खोलकर मेडिसिन लगा रहा होता है, लेकिन मोयो को दर्द हो रहा था। और फिर फैंग जी उसे अपना हाथ दे देता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें दर्द हो तो तुम मेरा हाथ काट लेना। और अब फैंग जी मेडिसिन लगाता है और मोयो को जितना ज्यादा दर्द हो रहा था वो उतनी ही ज्यादा जोर से फैंग के हाथ में काट रही होती है। और दवाई लग जाने के बाद मोयो फैंग को जाने के लिए बोलती है और फैंग उसके हाथ में वो काट दे देता है और उससे कहता है, हमारी जिंदगी और हमारी आजादी हमारे ही हाथ में है। और इतना बोलकर जल्दी से किस कर लेता है। और अब मोयो के रूम के बाहर मिस्टर फैंग आते हैं और उसे आवाज दे रहे होते हैं और उनकी आवाज सुनकर मोयो फैंग से कहती है, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम मेरे साथ सो चुके हो तो उसके बाद जो सीन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। और फिर फैंग उससे कहता है, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुम गूंगी नहीं हो, बोल सकती हो, तो उसके बाद जो सीन होगा वो वंडरफुल होगा। और फिर मोयो कहती है, हम दोनों डील करते हैं। और अब मोयो सबके लिए खाना बनाकर लाती है और इस बात के लिए नैन्सी उसको ताना मारने लगती है और अपने कजन से कहती है, ब्रदर नैनी को जॉब से निकाल दो, ये है ना सारे काम करने के लिए। और फिर मोयो जानबूझकर उसका पर्स गिरा देती है और उसके साथ में पोटली गिरा देती है। और फिर नैन्सी मोयो को गाली देते हुए अपना बैग उठाती है और फिर मिस्टर फैंग कहता है, नैन्सी उस दूसरे बैग में क्या है। और नैन्सी कहती, वो बैग मेरा नहीं है। और फिर फैंग जल्दी से पोटली उठाता है और उसे खोलता है, जिसके अंदर एक बड़ा हीरा निकलता है। और यही वो डील थी जो फैंग जी ने और मोयो ने की थी कि फैंग जी उसकी हेल्प करेगा और मोयो उसका और फैंग का वीडियो डिलीट कर देगी। और फिर जानबूझकर फैंग अपने फादर से कहता है, डैड ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा हीरा जो कि आपके सेफ में था। और फिर भड़कते हुए मिस्टर फैंग नैन्सी से कहता है, मैंने तुम्हें इतनी महंगी डायमंड रिंग दी, लेकिन वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी जो तुमने मेरा इतना महंगा हीरा चुरा लिया। और फिर घबराती हुई नैन्सी कहती है, भाई मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी परमिशन के बिना आपकी किसी भी चीज को हाथ लगाऊं। और फिर मिस्टर फैंग कहता है, क्यों नहीं, तुम जुए में ढेर सारे पैसे हार गई हो जिसके लिए मेरे पास फोन आया है और अब तुम दोनों उस घर से निकल जाओ। और अब नैन्सी मोयो को गाली देने लगती है और उससे कहती, ये सब कुछ इस बिच की चाल है, इसीलिए मुझे फंसाया है, और उसके ऊपर हाथ उठा देती है। मगर फैंग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर मिस्टर फैंग कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों आज के बाद मेरे घर में कदम भी नहीं रखोगी। और अब ये दोनों अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाकर ऐसे चली जाती है। और फिर मिस्टर फैंग नैन्सी के क्लोज आकर उससे कहता है, आज के बाद तुम्हें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। और फैंग से कहता है, जाओ अपनी छोटी माँ को शॉपिंग करवा लाओ। और इसके लिए तो फैंग ऑलवेज रेडी है। और अभी दोनों शॉपिंग के लिए आते हैं और फैंग जी मोयो से कहता है, तुम सबके सामने गूंगी बन के रहती हो, इतना महंगा डायमंड नेकलेस पहन के रखा है और जरूर किसी मकसद की वजह से मेरे डैड से शादी कर रही हो। और फिर मोयो उससे कहती है, मेरा सीक्रेट छुपाए रखने के लिए तुम्हें क्या कीमत चाहिए। और फैंग जी कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक बार फिर से सोना होगा।
और मोयो मन में कहती सच में इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। और फिर फैंग जी से कहती ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे काम में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और फैंग जी कहता है चिंता मत करो, हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। लेकिन मोयो को उसकी ये बात समझ में नहीं आती और फैंग जी उसे जल्दी से किस कर लेता है, मगर मोयो उसको धक्का दे देती है और उससे कहती हम अभी बाहर हैं। और फैंग जी कहता है बाहर है इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर मोयो को जीजी सामने से आती हुई दिखती है और जीजी को आता देखकर फैंग से कहती अपना फेस टर्न मत करना और कंटिन्यू मुझे किस करते रहना। और फिर फैंग को किस करती है और जीजी देखती इतनी महंगी कार और आकर कांच के अंदर झांकने लगती है और उसे मोयो दिखती है, लेकिन वो फैंग को नहीं देख पाती। और तभी उसे रोड पर गिरा एक नेकलेस दिखता है और वो जल्दी से जाकर उस नेकलेस को उठा लेती है। और मोयो ने जानबूझकर नेकलेस बाहर फेंका था और जैसे जीजी नेकलेस उठाने आती है मोयो फैंग को खुद से दूर कर देती है। और फिर फैंग जी मोयो से कहता है अपने मतलब के लिए मुझे यूज करती हो फिर दूर हटा देती हो। और अभी दोनों सब के अंदर आ रहे होते हैं, जीजी ने देख रही होती है लेकिन वो फैंग का चेहरा नहीं देख पाई थी। और मोयो मन में कह रही होती है आखिर तो मेरे जाल में फंसी गई। और अब मोयो ड्रेस को हाथ लगाती है, तभी स्टोर की एम्प्लॉय आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। उससे कहती इस ड्रेस को हाथ लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है। और फैंग जी ने भी सब कुछ सुन लिया था। और फिर फैंग जी मोयो से कहता है क्या ये ड्रेस तुम्हें पसंद है। और मोयो कहती बिल्कुल भी नहीं। और फिर फैंग जी कहता है अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे फेंक दो। और पुतले को धक्का दे देता है। और फिर स्टोर की मैनेजर आती है और मैनेजर फैंग जी को जानती थी और फिर वो इन दोनों से माफी मांगती है और एम्प्लॉय को इनके बारे में बताती है। और फिर एम्प्लॉय माफी मांगती है और कहती ये ड्रेस मिस्टर फैंग ने अपने होने वाली वाइफ के लिए स्पेशली बनवाया है। और वो मोयो को फैंग जी की गर्लफ्रेंड कह रही होती है और फिर फैंग जी बताता है यही मिस्टर फैंग की होने वाली वाइफ है और इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, निकलो यहाँ से। और अब मोयो ड्रेस पहनकर देखती है और फैंग अपने फादर की ड्रेस पहनता है और दोनों की पिक्चर क्लिक होती है। और अब मोयो ड्रेस चेंज कर रही होती है तभी फैंग जी अंदर आता है और मोयो उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ। और फैंग जी कहता है मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। और मोयो कहती ठीक है और वो ड्रेस चेंज करने लगती है और फैंग जी जा रहा होता है तभी उसकी नजर मोयो की पीठ पर जाती है जिस पर एक टैटू होता है और उस टैटू को देखकर फैंग जी को उस पल की याद आ जाती है जब मोयो की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। फैंग जी मोयो की माँ को कैसे जानता है ये मूवी में आगे पता चलेगा। और फैंग जी कार के पास जाकर गाड़ी को खोलने की बहुत कोशिश करता है और मोयो की माँ उसे ड्राइंग पेपर देती है और उससे कहती है मेरी बेटी की पीठ पर यही टैटू बना है। और फैंग जी उससे कहता है सिस्टर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ लूंगा। और फिर वो मोयो के पास आकर पूछता है तुम्हारी पीठ पर ये डिजाइन क्यों है। और मोयो कहती है ये बस एक सिंपल सी डिजाइन है और इसके बहाने मिस्टर फैंग जी मेरे से फ्लर्ट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और फैंग जी कहता है बकवास बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। और तभी इन दोनों को जीजी की आवाज आती है क्योंकि जीजी मिस्टर फैंग को लेकर आ गई थी और उनसे कह रही होती है मैंने मोयो को यहाँ किसी आदमी के साथ देखा है उसे किस करते हुए। और फिर मोयो फैंग जी से जाने के लिए बोलती है और फैंग जी कहता है नहीं, सबको पता लग जाने दो कि एंगेजमेंट से एक दिन पहले तुम मिस्टर फैंग के बेटे के संग सो चुकी हो। और मोयो इसमें एक लात देती है और इससे कहती है मजाक का वक्त नहीं है। और फैंग जी कहता है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। और अब ये दोनों यहाँ आकर एकदम से पर्दा खोल देते हैं और मोयो मासूम बनकर खड़ी थी और कह रही होती है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और जीजी ने अपने फोन का कैमरा चालू रखा था जिससे कि वो इसे रंगे हाथ पकड़ ले। और अब कह रही होती ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे खुद किसी और को किस करते हुए देखा है। और फिर मिस्टर फैंग कहता है मैंने मोयो को अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने के लिए भेजा था तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा मुझे चीट कर रहा है। और फिर मोयो जानबूझकर कहती है जीजी तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया, ये नेकलेस मेरी माँ की आखिरी निशानी है, कम से कम इसे तो मुझसे मत छीनो। और अब जीजी पूरी तरीके से घबरा जाती है और फिर मिस्टर फैंग जीजी के गले से वो नेकलेस निकाल लेता है और उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। और अब बौखलाकर जीजी कह रही होती है ये सब कुछ तूने जानबूझ के किया, पहले मेरी माँ को फंसाया अब मुझे। और मोयो की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन मिस्टर फैंग इसमें गिला देता है और कहता है तुम्हारे फादर की डेथ जल्दी हो गई और तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। और फिर उस नेकलेस को देखकर कहता है तुमने फैंग ग्रुप के बिहाफ में कंपटीशन के लिए जो नेकलेस बनाया था वो उसके जैसा क्यों था। और फिर मौके का फायदा उठाकर मोयो कहती है ये डिजाइन मेरी माँ का है, ये 10 साल पहले उन्होंने बनाया था कंपटीशन के लिए और कंपटीशन जीता भी था। और अब मिस्टर फैंग जीजी से कहता है तुमने जो गलती की है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी और अब तुम जूली डाइनिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगी। और अब जीजी अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाकर और मार खाकर ऐसे चली जाती है और फिर मिस्टर फैंग भी चला जाता है। और फिर फैंग जी बाहर निकल के आता है और ये भाई साहब अपने डर से बचने के लिए बिल्कुल सही जगह छुपे थे। और अभी बाहर निकल के आता है और मोयो से कहता है गुड जॉब, तुम कमाल की एक्टर हो। और अब मोयो मिस्टर फैंग के संग बैठी होती है और मिस्टर फैंग मोयो से पूछता है मैंने तुम्हें फैंग जी के साथ भेजा था, फैंग जी कहाँ गया। और मोयो कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। और अब मिस्टर फैंग मोयो से कहता है जब वो छोटा था तब उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी और फिर वो अपनी माँ के साथ अब्रॉड चला गया और 20 सालों तक मैंने उसे नहीं देखा और उसकी माँ की परवरिश ने उसे बहुत ज्यादा शैतान बना दिया। और हार्ट सर्जरी की बात सुनकर मोयो मन में कह रही होती है फैंग जी के सीने पर तो सर्जरी का कोई भी स्कार नहीं है। और अभी तीनों घर पर आते हैं तभी मेड कुछ किताब और पेपर लेकर जा रही होती है और मिस्टर फैंग उसे रोकता है और उससे पूछता है ये क्या है। और मेड कहती है ये सारा सामान मिसेस फैंग के कमरे का है, उन्होंने फेंकने के लिए कहा है। और फिर मिस्टर फैंग मोयो के डिजाइन की भी ज्वेलरी देखता है और इसे ये ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और अब ये कह रहा होता है हम कितने लकी हैं, आज मैंने जीजी को कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया लेकिन अब फैंग ग्रुप की तरफ से मोयो पार्टिसिपेट करेगी। और मेड को ये सब करने के लिए मोयो ने ही कहा था।
और फैंग इन दोनों की बातें सुन लेता है और फिर ताली बजाते हुए मोयो का असली नाम लेकर उसके काम की तारीफ करता है, या फिर यूं कहें कि वो उसे टीज कर रहा होता है। और फिर मोयो उससे कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता, लेकिन जो भी मेरे मकसद के बीच में आएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फैंग जी कहता है, किस तरह की कीमत? और फिर मोयो फैंग जी की क्लोज जाकर उससे कहती है, जैसे कि मैं ये जानती हूँ कि तुम मिस्टर फैंग के असली बेटे नहीं हो। और अब चढ़कर फैंग जी उसका गला पकड़ लेता है और मोयो उससे कहती है, आखिर तुम्हारा इस घर में आने का मकसद क्या है? मिस्टर फैंग के पैसे या फिर उनकी जिंदगी? और फिर फैंग जी उससे कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और मोयो कहती है, क्या अब मैं तुम्हारा असली नाम जान सकती हूँ? और फैंग जी उसे अपना असली नाम बता देता है, ची हारून। और ये नाम सुनकर मोयो का मुंह थोड़ा सूख जाता है और फैंग जी उससे कहता है, क्या हुआ? ची सरनेम तुम्हारी माँ का है ना? और मोयो का असली नाम है ली सॉन्ग। और मोयो की पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसकी आंटी ने उसका नाम चेंज कर दिया था। और अब मिस्टर फैंग मोयो को एक ड्रेस देता है पहनने के लिए, जो कि मोयो की माँ की है। और वो ड्रेस बनाने के बाद वो उसे उसकी माँ की जगह देख रहा होता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और बेचारी मोयो मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे उसकी माँ की मौत का बदला लेना था। और तभी मिस्टर फैंग को उसकी कंपनी से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट काम की वजह से वहां से जाना पड़ता है। और उसके जाने के बाद जी फैंग आता है और फिर मोयो के ऊपर अपना कोट फेंक देता है और मोयो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और आज डिजाइनिंग कंपटीशन होता है और अब मोयो आती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर नैन्सी मोयो को मिस्टर फैंग के पुराने क्लाइंट से मिलवाती है और उस क्लाइंट से कहती है, यही है न्यू मिसेस फैंग, और आज रात ये आपको कंपनी देगी। और फिर ये आदमी मोयो को डांस के लिए बोलता है, लेकिन मोयो मना कर रही होती है, तो फिर ये आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन तभी फैंग जी बीच में आता है और जानबूझकर ड्रिंक फैला देता है, जिसकी वजह से ये आदमी थोड़ा हर्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। और फिर नैन्सी फैंग जी से कहती है, ये तुमने क्या किया? ये भाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और तुमने उसके संग बदतमीजी की। और फैंग जी कहता है, मुझे ऐसा बिजनेस पसंद नहीं जिसके लिए घर की औरतों को आगे किया जाए। और फैंग जी की बात सुनकर नैन्सी चढ़कर चली जाती है और जूली डिजाइन कंपटीशन में मोयो को डिजाइन फंसाते हैं, जिसकी वजह से वो क्लाइंट खुद उठकर आगे आता है और कॉपरेशन की बात करता है। और फिर मिस्टर फैंग उसे साइड में लेकर जाता है बिजनेस की बात करने के लिए। और अब जी फैंग और मोयो डांस कर रहे होते हैं और ये आदमी ने देख रहा होता है और ये जी फैंग के बचपन का दोस्त है। और इस जी फैंग पर शक हो जाता है कि ये जी फैंग नहीं है और फिर ये चुपके से जी फैंग की ड्रिंक में पिसी हुई मूंगफली मिला देता है, क्योंकि जी फैंग को मूंगफली से एलर्जी है। और अब ये माइक पे सबके सामने कह रहा होता है, ये आदमी जो खुद को जी फैंग कह रहा है, ये जी फैंग नहीं है, कोई फेक इंसान है। और फिर जी फैंग कहता है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? और फिर ये बोल देता है, जी फैंग को मूंगफली से एलर्जी है और तुम्हारी ड्रिंक में मैंने पिसी हुई मूंगफली मिला दी है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और तभी जी फैंग की तबीयत खराब होने लगती है और ये आदमी दौड़कर आता है और फिर ये लोग देखते हैं कि जी फैंग को एलर्जी हो रही है। और अब ये आदमी थोड़ा घबरा जाता है और फिर मिस्टर फैंग इससे कहता है, अगर तुम मेरे पार्टनर ना होते तो तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें शहर से बाहर निकलवा देता। और अब मोयो फैंग जी को रूम में लेके आती है और मोयो को उस आदमी की प्लान का पहले ही पता चल गया था और उसने जी फैंग को बता दिया था। और फिर ये जी फैंग से कह रही होती है, क्या तुम्हें भी मूंगफली से एलर्जी है? और फिर जी फैंग कहता है, नहीं, मुझे मूंगफली से नहीं, मुझे मैंगो से एलर्जी है, इसीलिए मैंने पहले एडवांस में ही मैंगो खा लिए थे। और अब ये मोयो उसे खुद को मेडिसिन लगाने के लिए बोलता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को मेडिसिन लगा रहे होते हैं। तभी नशे की हालत में मिस्टर फैंग दरवाजा बजा रहा होता है और फिर मोयो दरवाजा खोलती है और जैसे ही मोयो दरवाजा खोलती है ये मुस्कुराने लगता है और उसको उठाकर ले जाता है, क्योंकि आज ये फुल मूड में था मोयो के संग रोमांस करने के लिए। लेकिन मोयो बहुत ही चालाकी से इसको रोक देती है और फिर इसकी आंखों में पट्टी बांध देती है और रूम के अंदर लाकर बेड पर पटक देती है। और मोयो ने इसके लिए दूसरी लड़की का इंतजाम कर दिया था और मिस्टर फैंग ने मोयो के शोल्डर पर बहुत ही कस के काट लिया था। और अब फैंग जी आता है और मोयो को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और मोयो को मिस्टर फैंग ने हाथ लगाया था, जिसकी वजह से उसे खुद से घिन आ रही होती है और वो बहुत ही चिढ़ते हुए खुद को साफ कर रही होती है। और फिर फैंग जी उसको संभालता है और उससे कहता है, तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है और उससे कहती है, क्यों? और फिर फैंग जी उसे बताता है, क्योंकि 10 साल पहले मैं एक अनाथ था और अनाथ होने की वजह से कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तब तुम्हारी माँ ने मेरी हेल्प की और मुझे अपना छोटा भाई बना लिया और अपना नाम दिया। और मोयो कहती है, मुझे याद है माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक छोटा अंकल है जो तुम्हारी ही एज का है। और फिर फैंग जी बताता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए सिस्टर मुझे तुम्हारे पास लेके आ रही थी, मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं उन्हें नहीं बचा पाया और अब हम दोनों मिलकर इनसे बदला लेंगे। और अब मोयो इसे थैंक यू बोलती है और इससे कहती है, मुझे मिस्टर फैंग के बेड में जाना होगा। और फैंग जी कहता है, मैं कभी भी उसे तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। और अब मिस्टर फैंग की आंख खुलती है और अपने बेड में मोयो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था और अब मोयो भी अच्छी बीवी बनकर उसके सारे काम कर रही होती है। और मोयो से खुश होकर मिस्टर फैंग उससे कहता है, अगर मुझे पता होता तुम इतनी केयरिंग हो तो मैं तुमसे बहुत पहले ही शादी कर लेता। और मोयो कहती, अब तो क्लीनिंग का टाइम है, इन दोनों माँ बेटी का नाम इंसान मिटाना है। और अब मोयो डाइनिंग टेबल पे आती है नाश्ते के लिए और इसे देखकर ये दोनों माँ बेटी से बातें सुनाने लगती है, देखो कौन आया है, जिसने कल रात मिस्टर फैंग को सर्व किया। और ये दोनों पहले मोयो के बारे में गलत बोलती हैं और उसके बाद उसकी माँ के बारे में गलत सच बोलने लगती हैं, जिसकी वजह से मोयो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने हाथ फोक उठा लेती है और सीधा जीजी की गर्दन पर रख देती है। और इतना करने से इन दोनों माँ बेटी की हालत खराब हो जाती है और जीजी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है और अपनी माँ को ही माफी मांगने के लिए बोलती है। और फिर नैन्सी मजबूरी में आकर मोयो से माफी मांगती है और फिर मोयो फोक रख देती है।
और फिर नैन्सी मोयो से कहती है मैं तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी तभी फैंग इसके ऊपर चिल्ला पड़ता है और नैन्सी से कहता है तुम किस हक से इसे घर से बाहर निकालोगी। और नैन्सी कहती मैं इस घर की बेटी हूँ। और फैंग जी कहता है तुम इस घर की बेटी हो और बेटियां शादी करके चली जाती हैं, और ये इस घर की बहू और घर की मालकिन बहू होती है, ना कि बेटी। और फिर नैन्सी फैंग जी से कहती है हमारा खून का रिश्ता है, तो फिर तुम इसकी साइड कैसे ले सकते हो। और फिर फैंग जी कहता है तुम्हारा खून का रिश्ता मेरे डैड के साथ है और तुम उन्हीं का घर बर्बाद करना चाहती हो, और तुम दोनों माँ बेटी मेरे डैड की छाती पर बैठे रहना चाहती हो। और अब इस घोर बेइज्जती के बाद इन दोनों माँ बेटी का मुंह बंद। और फिर फैंग जी मोयो को बहुत ही महंगा ब्रेसलेट बनाता है, और ये देखकर माँ बेटी पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और कहती है तुम इतना महंगा ब्रेसलेट इसको कैसे दे सकते हो। और फैंग जी कहता है क्योंकि ये इस घर की बहू है और हर चीज बेटर डिजर्व करती है। और इन लोगों की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद मोयो को यहाँ से लेकर चला जाता है। और अब नैन्सी मोयो को बुलाती है और उसके हाथ में जबरदस्ती कप पकड़ा देती है, क्योंकि ये टी कप सेट किसी और का नहीं बल्कि मोयो की माँ का है। और नैन्सी इससे कह रही होती अगर तुम एक कप सेट पकड़ के रखोगी तो ये मैं तुम्हें दे दूंगी, और अगर तुमने छोड़ा तो ये टूट जाएगा। और मोयो को इमोशनल ब्लैकमेल करके उस कप में गरम गरम चाय डालने लगती है, और मोयो का हाथ जल रहा होता है और फिर जबरदस्ती वो गरम चाय उसको पिला देती है। और उसके बाद खुद चाय पीती है, और जैसे ये चाय पीती है इसको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि इसने मोयो की चाय में दिमाग को भ्रमित करने वाली दवा मिला दी थी, लेकिन मोयो ने देख लिया था और कप बदल दिए थे। और जैसे ही नैन्सी के ऊपर दवा का असर होता है वो नैन्सी से कहती है मैं अच्छी सॉन्ग हूँ। और ये बात सुनकर नैन्सी बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो मोयो को उसकी माँ समझ रही होती है और मोयो भी इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाती है। और जैसे ही मोयो को मिस्टर फैंक की आवाज आती है वो नैन्सी को छोड़ देती है और फिर नैन्सी मोयो को पकड़ लेती है। और तभी ये सब लोग यहाँ आ जाते हैं और नैन्सी को मोयो से दूर करते हैं। और फिर नैन्सी मिस्टर फैंक से कहती है ब्रदर ये चीज सॉन्ग है, इसे घर से निकाल दो। और इसकी पागल वाली हरकतें देखकर मिस्टर फैंक इसमें एक चांटा लगा देता है, और एक ही चांटे में टेबल के ऊपर जा गिरती है, जिसकी वजह से एक कप टूट जाता है और मोयो का फेस उतर जाता है। और फिर मिस्टर फैंक नैन्सी को रूम में ले आने के लिए बोलता है, और फिर मोयो की केयर कर रहा होता है, और इसने मोयो को टच किया था जो कि जी फैंक से बर्दाश्त नहीं होता। और अब मोयो अपने रूम में मेडिसिन लगा रही होती है और जी फैंक इसको रूम में आता है और आकर कहता है उसने इसी जगह तुमको छुआ था ना। और फिर शोल्डर पर कस के बाइट कर लेता है और मोयो कहती तुम्हें जलन हो रही है, और फैंक जी कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मोयो के हाथ पे मेडिसिन लगा रहा होता है और उससे कहता है दर्द हो रहा है, और मोयो कहती नहीं मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मेरी माँ का कप सेट टूट गया। और फिर फैंक जी इसे इसकी माँ का कप सेट ला के देता है और इससे कहता है जो सेट नैन्सी के पास है वो नकली है, असली सेट यही है। और अब मोयो बहुत ज्यादा खुश हो जाती और उसे थैंक यू बोलती है, और फिर थैंक जी कहता है तुम्हें कभी भी मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। और अब मोयो जूली डिजाइन कर रही होती है तभी घर की मेड उसके पास आती है और उससे कहती है नई कंपनी का एक हिस्सा दे गया है जिसमें थैंक जी दब गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और ये बात सुनकर मोयो दौड़कर कंपनी जाती है, और ये सब कुछ जीजी ने करवाया था क्योंकि जीजी को पता चल गया था कि मोयो बोल सकती है। और अब मोयो कंपनी आती है और फैंक जी को आवाज दे दी होती है, तभी मिस्टर फैंग आ जाता है और वो मोयो की आवाज सुन लेता है, और अब मोयो की क्लास लग जाती है। और ये दोनों माँ बेटी मिस्टर फैंग से कह रही होती है पूछो इससे आखिर इसने झूठ क्यों बोला, ये बात क्यों छुपाई कि ये बोल सकती है, इसका मकसद क्या था, क्या ये आपको हार्म करना चाहती थी या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी। और फिर मिस्टर फैंग मोयो से सवाल करता है लेकिन मोयो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती, उठकर टेबल के ऊपर प्रेगनेंसी किट रख देती है क्योंकि मोयो प्रेग्नेंट है। और ये बात जानकर मिस्टर फैंग सब कुछ भूल जाता है और खुशी से पागल हो जाता है कि वो बाप बनने वाला है। और नैन्सी कहती है हो सकता है इसकी तरह इसकी प्रेगनेंसी भी झूठी हो। और फिर मोयो कहती है अगर विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में चेकअप करवा लो। और रही बात मेरी बोलने की तो मैं हमेशा से गूंगी नहीं थी, जब मैं छोटी थी तब मैं बोल सकती थी, मगर माँ की डेथ के बाद मेरी आवाज चली गई और फिर अचानक से एक दिन मेरी आवाज वापस आ गई। लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, सबके सामने इंसल्ट करती थी, और अगर इनको पता चल जाता कि मेरी आवाज वापस आ गई है तो ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करती, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। और मिस्टर फैंग को मोयो के लिए बुरा लगता है और वो कहता है तुमने आज तक बहुत ज्यादा सफर किया है लेकिन जो कुछ हुआ अब उसे भूल जाओ, अब मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और फिर जीजी कहती अंकल आप इसकी बात का भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये एक नंबर की झूठी है और इसने अभी तक ये नहीं बताया कि ये फैक्ट्री क्यों गई थी। और फिर वो ये बता देती है मुझसे कहा गया कि फैक्ट्री का एक हिस्सा दे गया है और आपको चोट लग गई है इसीलिए मैं वहां गई थी। और अब देखते हैं झूठ बोलने के बाद आपके घर वालों की हड्डियों में कितना दम है। और ये बात सुनकर इन दोनों माँ बेटी की आवाज नहीं आती और फिर मिस्टर फैंग वो से कहता है ठीक है शांत हो जाओ, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें जूली डिजाइन करना पसंद है ना, तो अब से तुम फैंग ग्रुप में जूली डिजाइन की हेड हो। और फिर मोयो कहती है अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पैर में लॉक लगा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे के लिए सही है। और फिर मिस्टर फैंग जल्दी से लॉक खोलने के लिए बोलता है और जीजी को मजबूरी में आकर लॉक खोलना पड़ता है। और प्रेगनेंसी की बात सुनकर फैंग जी का फेस उतर गया था और अब फैंग जी नशे की हालत में मोयो के पास आता है और उससे पूछता है बच्चा किसका है। और मोयो कहती है मिस्टर फैंग को आज तक मैंने खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। और फिर फैंग जी कहता है इसीलिए उस रात तुमने मुझे कॉन्डोम यूज नहीं करने दिया इस बच्चे के लिए। और फिर मोयो कहती है मुझे बस एक बच्चा चाहिए था और आज इसी की वजह से मुझे आजादी मिली है और फैंग ग्रुप में जूली डिजाइन करने का मौका जिसकी हाल से मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले सकती हूँ।
और बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए फेंगजी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मोयो कहती है, मुझे किसी पर ही विश्वास नहीं है। और फिर फेंगजी कहता है, इसका मतलब शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया, सिर्फ मेरा यूज कर रही थी इस बच्चे के लिए। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग थी ही नहीं। और बहुत ही गुस्से में आकर कांच तोड़ देता है। और मोयो फेंगजी के साथ उड़ती थी, क्योंकि उसने नैन्सी और जीजी को बात करते हुए सुन लिया था कि जब मोयो की माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस एक्सीडेंट में से बच सकती थी, लेकिन किसी और की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि फेंगजी था, और इसी वजह से मोयो फेंगजी से नाराज है। और अब मोयो फेंगजी के सेक्रेटरी से कुछ सामान मंगाती है, तभी उसका एक कार्ड वहाँ गिर पड़ता है, जिसे आकर जीजी उठा लेती है, जिसमें एक होटल का रूम नंबर लिखा हुआ था। और मोयो किसी से फोन पर बात करते हुए उसे डार्लिंग बोलकर उसी नंबर के होटल रूम में बुलाती है। और जीजी ने मोयो की बातें सुन ली थी और कह रही होती है, मुझे पता था ये बच्चा मेरे अंकल का है ही नहीं, अब तो पकड़ी जाएगी। और अब जीजी बहुत ही ज्यादा खुश होकर मीडिया को लेकर उस रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसकी माँ दो मेल मॉडल के साथ अय्याशी कर रही होती है। और मीडिया वालों को अच्छी खासी न्यूज मिल जाती है, और इन दोनों माँ बेटी की हालत खराब हो जाती है। और ये सब कुछ मोयो ने जानबूझकर किया था, और इन दो मेल मॉडल को बार में मोयो ने ही नैन्सी के पास पहुंचाया था। और इस काम में फेंगजी ने मोयो का बराबर साथ दिया था। और फेंगजी मोयो से कह रहा होता है, अब तुम खुश हो? और मोयो कहती हाँ, और फिर कहती है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। और अब मिस्टर फेंग ना तो नैन्सी से बात कर रहा था, ना ही उसका फेस देखने को तैयार था। और नैन्सी से कह रहा होता है, तुम होटल रूम में दो मेल मॉडल के साथ पकड़ी गई हो, जिसकी वजह से हमारे खानदान की तो बदनामी हुई है, हमारे बिजनेस से ही फर्क पड़ा है। अब तुम बताओ इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले? और तभी मोयो आती है और कहती है, मेरे पास एक रास्ता है, हम नैन्सी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये मेंटली इल है और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और फिर नैन्सी कहती है, यू बिच, मुझे पता है ये सब कुछ तूने किया है। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम्हें उस होटल रूम में दो मेल मॉडल के साथ मैंने पहुंचाया था? और फिर मिस्टर फ्रैंक से कहती है, मुझे बस अपने घर परिवार और बिजनेस की चिंता है, इसीलिए मैंने आइडिया दिया। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो कोई बात नहीं, आप वो कर लें। और फिर मिस्टर फ्रैंक मोयो की बात पे एग्री हो जाता है, और नैन्सी की एक भी बात नहीं सुनता, उसको झटक कर चला जाता है। और अब नैन्सी मेंटल हॉस्पिटल में होती है तो मोयो उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारी बेटी का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी हेल्प के बिना मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुमने मुझे तहखाने में बंद किया था। और फिर नैन्सी भड़कते हुए मोयो के पास आती है, मगर उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। और फिर थोड़ा शांत होकर मोयो से कहती है, खुद के ऊपर इतना प्राउड फील मत करो। और फिर उसे वो सारी बातें याद दिलाने लगती है जो इसने मोयो के संग की, उसे कैद खाने में बंद रखा और बहुत ही ज्यादा परेशान किया। और मोयो को वो बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से मोयो हर्ट हो रही होती है। और फिर नैन्सी कहती है, फैंक्सिया मेरा भाई है, और तुम्हें क्या लगता है वो मुझे हमेशा के लिए रहने देगा? नहीं, बहुत जल्द मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, इसीलिए दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि अच्छे लोगों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता, और तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। और अब मोयो नैन्सी के बाड़ में से बाहर आ जाती है और सैड होकर बैठी होती है, तभी फैंग जिसके पास आता है और उससे कहता है, नैन्सी ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने सुन लिया, वो मैं था जिसे उस एक्सीडेंट में मरना चाहिए था, लेकिन सिस्टर ने मुझ जैसे अनाथ की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से तुम अनाथ हो गई। और फिर अपने घुटनों पर बैठकर उससे कहता है, आज से और अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, और तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और जो तुम कहोगी बस वही काम करूंगा। और फिर वो कहती है, ठीक है, देखते तुम क्या कर सकते हो। और अब फैंग जी हॉस्पिटल स्टाफ को नैन्सी की वार्ड से दूर हटा देता है और नैन्सी को भ्रमित करने वाली दवाइयां खिला देते हैं। और फिर मोयो आत्मा बनकर इसके वार्ड में जाती है, और मोयो को देखकर नैन्सी की हालत खराब हो जाती है, और मोयो से कहती है, तुम तो मर गई थी ना, फिर वापस कैसे आ गई? और मोयो कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है। क्या तुम भूल गई तुमने मेरे संग क्या क्या किया? और अब नैन्सी डर के मारे सारे गुनाह कबूल कर लेती है और मोयो को बता देती है, 10 साल पहले मेरे कजन फैंक्सिया की नीयत तुम पर खराब हो गई थी, तुम्हें देखते ही वो तुम्हारा दीवाना हो गया था और तुम्हें पागलों की तरह पाना चाहता था, और तुम्हारी जूली डियान भी उसी के कहने पर मैंने चोरी की थी, जिसकी हेल्प से उसने बिजनेस में सक्सेस हासिल की, और तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस घाटे में चला गया, और तुम पति पत्नी के बीच में गलतफहमी उसने पैदा की थी, जिसकी वजह से तुम्हारा डिवोर्स हो गया, और जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा उसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने सिर्फ वही किया जो उसने मुझे करने के लिए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं गलत थी। और यही रीजन था कि मिस्टर फैंग ने मोयो से शादी की, क्योंकि मोयो का चेहरा हूबहू उसकी माँ की तरह है, माँ नहीं मिली तो बेटी सही। और अब नैन्सी ने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, और मोयो को भी आज पता चलता है कि उसकी माँ की मौत का असली रीजन क्या था। और अब सुबह होती है और नैन्सी की डेथ हो चुकी है, और वो हॉस्पिटल के बाहर किसी तालाब किनारे पड़ी होती है, और किसी को भी नहीं पता किसी ने नैन्सी को जान से मारा या उसने सुसाइड किया। और अब ऑफिस में जीजी एम्प्लॉयज पर भड़क रही होती है, क्योंकि इन्हें अपने मन का कोई भी ढंग का जूली डिजाइन नहीं मिल रहा था। और अब मोयो आती है, मोयो को देखकर जीजी कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मोयो कहती है, तुम भूल गई, खुद मिस्टर फैंग ने मुझे फैंग ग्रुप के जूली डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। और जीजी मोयो को इंसल्ट करते हुए कहती है, एक रखेल हेड बनी है जो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो शांत रहती है और इसके पास जाकर इससे कहती है,
बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, वरना अगर तुम ऐसी ही बकवास करती रही तो फैंग ग्रुप में अपनी पोजीशन पर नहीं टिक पाओगी। और अब ये चिढ़ जाती है और फिर मोयो वक्त बर्बाद ना करते हुए सबको अपना जूली डिजाइन दिखाती है और सबको उसके जूली डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और अब जीजी को कैसे भी करके मोयो को कंपनी से बाहर निकालना था। और जब मोयो अपने लिए कॉफी लेके वापस आती है, वो देखती है कि उसका पेन ड्राइव गायब है और ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में अपने कलीग से पूछने लगती है, मेरे कंप्यूटर को हाथ किसने लगाया। और घबराहट की वजह से ये उसने थोड़ा जोर से बोल दिया था। और यह मैनेजर जो कि जीजी के साथ मिला हुआ है और मैनेजर को नहीं पता कि मोयो मिस्टर फैंग की वाइफ है। और मैनेजर मोयो से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर नहीं हो तो अपने कलीग से थोड़ा तमीज से बात करो। और मोयो कहती है, मेरा पेन ड्राइव किसने चुरा लिया, मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करने हैं। और मैनेजर कहता है, कोई भी आम इंसान सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं कर सकता। और तभी फैंग जी आ जाता है और सबसे कहता है, कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने भी इसको परेशान करने की कोशिश की तो उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। और फैंग जी की बात सुनकर ये आदमी डर जाता है और माफी मांगते हुए मोयो को उसका पेन ड्राइव वापस कर देता है। और एकदम अचानक से मोयो को चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और फिर मोयो को होश आता है, लेकिन होश में आने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है और फैंग उसे संभाल रहा होता है। और अब कंपनी में से जूली डिजाइन चोरी हो गए थे और राइवल कंपनी के पास पहुंच गए थे, जिसकी वजह से इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और जिसका इल्जाम जीजी मोयो पर लगा रही होती है। और उसने झूठे सबूत भी तैयार कर लिए थे जो कि सबको दिखा रही होती है। और अब यहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर जीजी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है ये लोग मोयो को अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन पुलिस वाले आकर जीजी को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जूली डिजाइन इसी ने चुराए थे। और फिर मोयो जीजी से कहती है, सच में तुमने अपनी माँ की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। और फैंग जी बाप बनने वाला था इसीलिए बहुत ज्यादा खुश था। और अब मोयो आती है फैंग जी से काम की बात करने, मगर फैंग जी मोयो को देखकर ड्रेस छुपा लेता है और मोयो कहती, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और छीना जबकि वो उसके ऊपर गिर पड़ती है और धोखे से ड्रेस छीन लेती है। और फिर फैंग जी कहता है, मेरे एक दोस्त को बच्चा होने वाला है, उसी के लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। और फिर मोयो कहती है, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे दोस्त को लड़का होगा या लड़की। और फैंग कहता है, मुझे तो लड़कियां पसंद है। और मोयो कहती है, किसी घर में लड़का होने वाला है लड़की, तुम्हें उससे क्या मतलब। और इन दोनों की मस्ती चली रही होती है तभी अचानक से फिर से मोयो के पेट में दर्द होने लगता है। और अब मोयो अपना चेकअप कराती है और उसको पता चलता है कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं क्योंकि बचपन में उसकी चाची ने उसे गूंगा करने के लिए उसे जो मेडिसिन खिलाई थी उसी की वजह से उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और मोयो की कंडीशन सही नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर मोयो को एबॉर्शन कराने के लिए बोल रहा होता है। और अब मोयो घर पर होती है और फैंग जी के आते हैं एबॉर्शन की रिपोर्ट, जिसे देखकर फैंग जी को धक्का सा लग जाता है और वो मोयो से कह रहा होता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चों को क्यों मार डाला। और मोयो उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती और उस तरीके से कह देती है क्योंकि अब मुझे उस बच्चे की जरूरत नहीं थी। और अपनी कड़वी बातों से फैंग जी का दिल बुरी तरीके से तोड़ देती है और फैंग जी भी इससे कुछ नहीं कहता। लेकिन जाते हुए फैंग जी ने जितने भी मिस्टर फैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे वो सारे मोयो को दे देता है। लेकिन जब डॉक्टर ने मोयो को अबॉर्शन कराने के लिए कहा था तब मोयो ने साफ साफ इनकार कर दिया था, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, अपने बच्चों को जन्म दूंगी। लेकिन जब मोयो आ रही होती है तभी उसका मिसकैरेज हो जाता है और मजबूरी में डॉक्टरों को अबॉर्शन करना पड़ता है। और मोयो को भी अपना बच्चा खोने का बहुत दुख था। और अब मोयो और मिस्टर फैंग डिनर कर रहे होते हैं और मिस्टर फैंग मोयो से कहता है, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए मैं अपनी कंपनी के कुछ असेट्स तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। और मोयो साइन कर देती है और फिर मिस्टर फैंग मोयो को साइन देखता है और उससे कहता है, ये सब कुछ क्या है। और मोयो कहती है, तुम्हें नहीं पता यही मेरा असली नाम है। और फिर मिस्टर फैंग कहता है, इस सब का क्या मतलब है। और फिर मोयो कहती है, तुमने अपनी कंपनी में प्रॉफिट के लिए बहुत सारे घपले किए हैं और ये एसेट्स तुम मेरे नाम करना चाहते हो जिससे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तब मैं पकड़ी जाऊं। और मिस्टर फैंग ये बात जानता था कि मोयो छोट खाई नागिन की तरह अपनी माँ की कातलों को ढूंढ रही है और अपनी करतूतों को छुपाए रखने के लिए नैन्सी की जान भी इसी ने ली थी। और अब ये मोयो से कह रहा होता है, सच में तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं स्मार्ट औरतों के पंख काट दिया करता हूँ जैसे कि तुम्हारी माँ के काटे थे। लेकिन अभी तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा उसके बाद तुम्हें भी तुम्हारा नाम मिल जाएगा। और तभी एकदम से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर ये मोयो से कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्या खिला दिया। और अब मोयो सबसे पहले इसके गाल में जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर इससे कहती है, आज तक तुम लोगों को भोजन देते आए हो लेकिन आज तुम भी इसका स्वाद चख लो। और फिर ये आवाज देकर अपने लोगों को बुलाने लगता है मोयो को पकड़ने के लिए। और फिर फैंग जी आता है और मोयो से कहता है, किसी वक्त पुलिस यहाँ आती ही होगी। लेकिन मोयो इसका हाथ अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है, मिस्टर ची हारून, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन हम दोनों सारी बातें पहले क्लियर कर चुके हैं। और ची हारून नाम सुन के मिस्टर फैंग कहता है, तुम फैंग जी नहीं हो, मेरा बेटा कहाँ है, तुमने उसके संग क्या किया। और फिर फैंग जी उससे कहता है, अपनी पत्नी की सारी प्रॉपर्टी हत्या कर दोनों माँ बेटों को अमेरिका भिजवा दिया और अब तुम्हें अपने बेटे की याद आ रही है। तुम्हारा बेटा 20 साल पहले ही मर चुका है और तुम्हारी पत्नी तुमसे जरूरत से ज्यादा नफरत करती है और तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे अपने बेटे की पहचान दी। और आज मोयो की माँ की डेथ एनिवर्सरी है और वो अपनी माँ से कह रही होती है, माँ मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। और फैंग जी भी दूर से देख रहा होता है और कह रहा होता है, मोयो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज मोयो का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो रहा है
और मोयो डॉक्टर से पूछ रही होती है, डॉक्टर मुझे किडनी कौन दे रहा है? और डॉक्टर से साफ साफ कह देता है किडनी डोनर ने मना कर दिया है अपनी पहचान बताने के लिए, क्योंकि मोयो को किडनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि फेंगजी है। क्योंकि फेंगजी के सेक्रेटरी ने पहले ही पता लगा लिया था कि मोयो की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और उसने अपना अबॉर्शन नहीं कराया था बल्कि उसका मिसकैरेज हुआ था। और अब फेंगजी और उसके लोग मोयो के सामने आए बिना उसकी पूरी पूरी सेवा कर रहे होते हैं। उसकी जरूरत की हर चीज बना के उसके पास पहुंच जाती। और अगर इसे एप्पल भी कट करना है तो उसके लिए भी एक आदमी चाकू लेकर पेश है, जिसकी वजह से मोयो को भी शौक लग रहा होता है ये सब कुछ कौन कर रहा है। और अब मिस्टर फैंग मोयो का किडनैप कर लेता है और उससे कहता है तुमने क्या सोचा था तुम्हारी जैसी मामूली लड़की मुझे जेल पहुंचा देगी और मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा? और मोयो उससे कहती है देखो मुझे जाने दो वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और फिर मिस्टर फैंग कहता है मैं मिस्टर फैंग हूँ, मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना, इसीलिए ये रहा तुम्हारी स्मार्टनेस का अवार्ड। और फिर ये आदमी मोयो को संग जबरदस्ती कर रहा होता है। और अब यहाँ फेंगजी आ जाता है और ये आदमी फेंगजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंगजी इसमें एक लात देता है और एक ही लात में इसके अंडे फूट जाते हैं। और मोयो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और फिर जीफेंग उसको संभालता है और उससे कहता है सब कुछ ठीक है। और फिर इमोशनल होते हुए मोयो उससे कहती है मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती हूँ, उसके बाद भी हर बार तुम मेरी हेल्प करने चले आते हो। और अभी दोनों भागकर ऐसे जा रहे होते हैं, तभी सामने से मिस्टर फैंग के गुंडे आ जाते हैं। और फिर मिस्टर फैंग आता है और फैंग जी से कहता है मेरे नकली बेटे बहुत दिन होगा तुम्हें देखे हुए, तुमने कितनी चतुराई से मेरे नाक के नीचे रहकर मेरे शेयर्स मेरी कंपनी अपने नाम पर कर लिए और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और इस बिच के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो कि इसकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी इसको डोनेट कर दी और इसे भी कुछ नहीं पता। और अब मोयो को पता चल जाता है कि उसे किडनी देने वाला कौन था। और फिर फैंग जी मिस्टर फैंग से कहता है मोयो को जाने दो, मैं सारी प्रॉपर्टी शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। और मिस्टर फैंग कहता है तुम्हारे मरने के बाद तो वो वैसे ही मेरे नाम पर आ जाएंगे और अब तुम दोनों एक गेम खेलो, उसके बाद जो जिंदा बचेगा वही यहाँ से बाहर निकलेगा। और गन के अंदर एक बुलेट डाल देता है और गन को छुड़ाने के लिए मोयो जल्दी से आगे भागती है, मगर फैंगी पहले ही बंदूक छुड़ा लेता है और खुद को शूट करने लगता है और फिर बंदूक को मिस्टर फैंग की तरफ कर देता है और इतने में ही मिस्टर फैंग की हालत खराब हो जाती है। और फिर फैंग जी कहता है मोयो को जाने दो। और फिर मोयो फैंग जी से कहती इसकी बातों में मत आओ, ये हमको यहाँ से नहीं जाने देगा। और फिर मिस्टर फैंग कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो जिंदगी भर तुम्हें अपने कब्जे में रखूंगा और तुम्हारे सामने ही तड़पा तड़पा कर बास्टर्ड को मार डालूंगा। और फैंग जी से कस के पकड़ लेता है और मोयो को वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन मोयो फैंग जी को छोड़कर नहीं जा रही होती। लेकिन फैंग जी की जिद करने पर मोयो यहाँ से चली जाती है और मोयो के जाते ही मिस्टर फैंग फैंग जी को दबोच लेता है और ऑपरेशन वाली जगह पे हट करते उससे कहता है तुमने उसे अपनी किडनी डोनेट कर दी, लेकिन वो कितनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली गई। और फैंग जी कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन बदले में मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी मोयो अपने आदमी के साथ हाथ में एक बैग लेकर आती है और ये बैग पैसों से भरा हुआ था। और फिर मोयो इसके आदमियों से कहती है तुम लोग मेरी साइड आ जाओ और ये पैसे तुम्हारे। और फिर मिस्टर फैंग के आदमी इसको छोड़कर मोयो के साइड में आ जाते हैं और मिस्टर फैंग बुरी तरीके से बौखला जाता है और मोयो के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन तभी फैंग जी बीच में आकर मोयो को बचा लेता है और गोली फैंग जी को लग जाती है और गोली चलाकर मिस्टर फैंग यहाँ से भाग जाता है, मगर भागते भागते जल्दबाजी में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर इसकी डेथ हो जाती है। और अब फैंग जी मोयो से कह रहा होता है मैंने तुम्हें रीपे कर दिया और मोयो उससे कहती है इस जन्म में तुम मुझे कभी भी रीपे नहीं कर सकते, तुम्हें जिंदगी भर मेरे संग रह के मेरा ख्याल रखना है। और फिर फैंग जी कहता है मेरी जिंदगी तो वैसे भी तुम्हारी माँ की चुराई हुई है, इसीलिए तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं और पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। और फिर मोयो उससे कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, मुझे तुम्हारे संग रहना है। और अब फैंग जी ने 90% प्रॉपर्टी मोयो के नाम कर दी है और खुद घर पर रहकर मोयो की सेवा कर रहा है। और मोयो उससे कहती है तुम कंपनी में कब लौटोगे, दुनिया से छुपकर बिल्कुल किसी डेड पर्सन की तरह जी रहे हो। और फैंग जी कहता है मुझे इसी में मजा आता है। और इन दोनों की इसी नोकझोंक के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।